औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पेपर में अक्सर आ जाता है, अक्सर पेपर में आता है। बेसिकली पेपर की दो टाइमिंग होती है, एक मॉर्निंग पेपर होता है और एक इवनिंग वाला पेपर होता है। तो अगर मॉर्निंग में ना आए तो इवनिंग में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसके आगे फर्दर एक दो टॉपिक्स और हैं, उनसे रिलेटेड जो है ना फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को जो है ना वो केयरफुली समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों के पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। यानी कि इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो आप लोगों को जो है ना वो यानी कि उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो तभी ये टॉपिक जो है ना आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन पे जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, एक्सप्लेन्ड है। तो बेसिकली वो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि उन टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म है एक्टिव मैस की। एक्टिव मैस का क्या मतलब होता है? एक्टिव मैस का मतलब होता है कि वो मैस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वो मैस जो रिएक्शन के अंदर अवेलेबल हो, यानी कि जो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल हो। अब जाहिर है हमारे पास जो है ना, हम ये जो टैबलेट खाते हैं, ये टैबलेट के अंदर सारा यानी कि ड्रग्स नहीं होती, सारा एक्टिव मैस नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है बिल्कुल थोड़ी सी होती है, सही है। अब ये यानी कि आप एक टैबलेट खाते हैं, उसके अंदर वो सारी जो है ना वो दवाई नहीं होती, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी दवाई होती है। तो वो क्या है, वो जो थोड़ी सी दवाई उसके अंदर होती है वो जाके अंदर रिएक्शन करती है, ठीक है। वो जाके आपकी जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक टैबलेट के अंदर जो एक्टिव मैस होता है मेडिसिन का, वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, जबकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कोई और चीज़ें होती हैं, यानी टैबलेट को बनाने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। समझ आ गई? उसको एक शेप देने के लिए की जाती हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक्टिव मैस का मतलब मैस वो मैस होता है जो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है ना। एक्टिव मैस का वो मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक चीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? एक चीज के रिएक्शन करने से दूसरी चीज क्या वो बढ़े, ठीक है। यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े। एक चीज आप कॉन्टिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो दूसरी चीज भी उसी मिकदार से बढ़े या कम हो। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो, या फिर एक चीज के कम करने से दूसरी चीज बढ़े, तो उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वगैरह जो है ना जो पढ़े हैं, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म है मोलर कंसंट्रेशन। ये सारी चीज़ें हम यानी कि 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली हम जो है ना यानी कि जो केमिकल्स लेते हैं जिनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे नहीं होता कि हम केमिकल उठाए, दो केमिकल को आपस में मिलाया और प्रोडक्ट बन गई हमारे पास, ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले रिएक्टेंट्स जो जिनको दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्शन करवाना है, या एक रिएक्टेंट है जिसकी डिकम्पोजिशन करनी है, तो उनका हम मैसेज करते हैं। मैसेज उनके किस में होते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल मैसेज होते हैं, तो उनको हम किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी होती है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, वो बेसिकली हम किस में लेते हैं, मोल्स में लेते हैं, ठीक है। तो उनकी कंसंट्रेशन को जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो मोलैरिटी यूनिट होता है, ठीक है। मोलैरिटी यानी कि हम उनकी देखते हैं कि ये जो केमिकल है इसकी इतनी मोलैरिटी है, ये जो केमिकल है इसकी इतनी मोलैरिटी है। ये दो केमिकल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों की इतनी इतनी मोलैरिटी है, और जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी कितनी मोलैरिटी है, ठीक है। यानी कि इनकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो हम बेसिकली किस में मेजर करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की फॉर्म में मेजर करते हैं। और जिसका यूनिट मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मोलैरिटी 9th क्लास के अंदर, ठीक है।
तो अब चलते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन पे। दो साइंटिस्ट थे, एक गोल्डबर्ग और दूसरा वेज। ये दो साइंटिस्ट थे, 1869 में जो है ना इन्होंने ये लॉ पेश किया, लॉ ऑफ मैस एक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग अच्छा, 1869 गोल्डबर्ग एंड वेज put forward this law. According to this law, the rate at which a substance react is directly proportional to the active mass. पहले यहाँ तक कर लेते हैं। The rate at which a substance react is directly proportional to the active mass. यानी कि आपके पास जो substance जो जिसका आपने रिएक्शन करवाना है, ठीक है, रिएक्टेंट्स, वो क्या है, सब्सटेंस है, इसका आपने रिएक्शन करवाना है, इसके जो एक्टिव मैस है वो इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि एक्टिव मैस रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो जो रेट है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस के एक्टिव मैसेज का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सब रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करेंगे, इनके जो एक्टिव मैसेज हैं बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, रेट के। अब रिएक्टेंट का एक्टिव मैस जितना ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा होगी, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर रिएक्टेंट का मैस कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अब नेक्स्ट पार्ट में, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये तो पहले था रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस था, अब रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बेसिकली प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज पे डिपेंड करेगा। जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है उसका कितना एक्टिव मैस दोबारा वापस रिएक्टेंट में आ रहा है, तो वो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ आ गई इस चीज़ की। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना वो कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से जो है ना वो डिफ़िकल्ट लगता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेट्स कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी बात, ये जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ये एक जो सिंपल रिएक्शन होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है, उसके अंदर हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को नहीं देखते। लॉ ऑफ मैस एक्शन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है ना वो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। लेट्स कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी, ए और बी क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे और हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, सी प्लस डी, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो कि बन रही हैं। दो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं हमारे पास सी प्लस डी। सपोज ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स and C and D are products whose molar concentrations of, ये जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, मैंने पहले ही बताया है कि इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट्स होती है, जो केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो केमिकल्स बन रहे हैं आगे, इनकी जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में लेते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो मोल पर डीएम क्यूब में होती है। तो whose molar concentrations are, अच्छा ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, ये प्रोडक्ट सी है और ये प्रोडक्ट डी है। तो इनकी कंसंट्रेशन हम किस में ले रहे हैं, मोल पर डीएम क्यूब में ले रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, बड़ी ब्रैकेट है, ये किसको शो कर रही है, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को। whose molar concentration of A, B, C and D are in mole per dm cube। इनकी जो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो किस में होगी, मोल पर डीएम क्यूब में होगी। और ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये किसको शो कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे हम पढ़ते हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। जाहिर है रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होंगे, उनके एक्टिव मैसेज जितने ज़्यादा होंगे, वो जल्दी रिएक्शन करेगा, स्पीडी रिएक्शन होगा, यानी कि रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये किसको शो कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। तो कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
अब क्या है, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो आर एफ है ना, आर का मतलब है रेट, स्पीड, और एफ स्टैंड फॉर, ये जो एफ सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा है, ये क्या है बेसिकली, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ स्टैंड फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि बुक के अंदर जो है ना उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन किया, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज़ की। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इसको इस तरह पढ़ेंगे। सो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने पहले बताया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, तो जाहिर है वो कितने क्वांटिटी से बढ़ रही है। अब जाहिर है बीच में एक कांस्टेंट तो आता है, और फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो जो दूसरी चीज़ बढ़ रही है वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 4 टाइम बढ़ रही है, 3 टाइम बढ़ रही है, 2 टाइम बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 2 3 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसको हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट ज़रूर आता है, ठीक है। चाहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वो क्या होता है, यानी कि वहाँ पे कांस्टेंट ज़रूर आता है। तो ये हमारे पास के क्या है, कांस्टेंट है। एफ जो है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। जब आपने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के अंदर चेंज किया, तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे मैंने लिख भी दिया कि के एफ इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अब ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये बनाया, ठीक है, उस हमने इक्वेशन बनाई। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा होगी तो इतने ज़्यादा जो है ना वो रिएक्शन रिवर्स होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और ये आर है, कैपिटल आर है, ये रेट को शो कर रहा है, और जो स्मॉल आर है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो जब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के अंदर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर। के आर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के लिए है वो क्या है, वो के आर है। तो के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, वेयर के आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये भी मैंने लिख दिया। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई और एक रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाई, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। नाउ एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड 100% इक्वल हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जाहिर है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो गई है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, या रिवर्स रिएक्शन की स्पीड की इक्वल हो गई है। तो हमारे पास ये आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यानी कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, और आर आर की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर आर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, ये के आर, ठीक है। ये के आर क्या है हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। सिंपल इज डैट, यहाँ पे हमने इक्वेशन जो है ना लिखी है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वल किया, उनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब क्या है, अब यहाँ पे हम जो है ना एक इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये के एफ है, ये के आर जो है ना इधर क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो या इधर आके डिवाइड होकर सिमिलरली ये इक्वेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, ये प्रोडक्ट ऊपर रह जाएगी और ये जो रिएक्टेंट है ये नीचे आ जाएंगे। अब अगर इसको आप ओपन करते हैं तो सेम अगेन जो है ना ये इसी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। कैसे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको तो सेम अगेन आपके पास ये इक्वेशन जनरेट हो सकती है। तो सिंपल हमने इक्वेशन को क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो यहाँ पे वेयर के एफ ओवर के आर, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का ओवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का किसकी इक्वल आ जाएगा, के सी की इक्वल आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो के एफ ओवर के आर को हम किसकी इक्वल लिख दिया, के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी,
डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है, वेयर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपके पास फाइनल जो है ना एक रिलेशनशिप बन गया। ये रिलेशनशिप जो है ना क्या शो करता है, ये रिलेशनशिप बेसिकली तीन चीज़ों के बीच में है, एक इक्विलिब्रियम के बीच में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बीच में है, ठीक है, दूसरा ये मोलर कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के बीच में है, और तीसरा ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के बीच में है। तो बताने का मकसद क्या है कि ये हमारे पास फाइनल जो एक फार्मूला बना है, ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप तीन चीज़ों के बीच में, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में, दूसरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, और तीसरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। ये नीचे मैंने लिख दिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट एंड द एक्टिव masses ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हम जो है ना, ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप बना है, ये तीन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास टोटल लॉ ऑफ मास एक्शन था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दोबारा इस लेक्चर को लें, आप अंडरस्टैंड करेंगे। और अगेन बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन समझने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर समझें। वहाँ पे आप लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेरिवेशन करेंगे, एक इक्वेशन लेके उसकी मजीद फर्दर जो है ना वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।